नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंजीनियर्स क्लासेस प्लस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं आपके बीच में हिंदी की अगली सीरीज, अगली कड़ी लेकर। आज वर्णमाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, आज क्वेश्चंस कराएंगे और उन क्वेश्चनों को कराएंगे जो आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ा है। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप जाके वहाँ से वीडियो से आप देख सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साइट पे जाइए, इंजीनियर्स क्लासेस प्लस पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कराने हैं हमें आपको। ठीक है, अब क्वेश्चंस पेपर में कैसे कैसे आते हैं, चाहे रेलवे के एग्जाम हुए, चाहे यूपीपीसीएल हुआ, चाहे यूपीआरएमएल हुआ, कहीं से भी वर्णमाला चैप्टर से आपको हम क्वेश्चन कराएंगे ये। ठीक, अब देखिए अगले पार्ट में ये हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखिए है क्या, क्वेश्चन को कराते कराते हम आपको पूरा रिवाइज कराएंगे। ठीक है, रिवाइज भी कराएंगे आपको, अच्छे से बताएंगे भी आपको कि ये क्वेश्चन से आपको जो हमने वहाँ पे पढ़ाया है तो आप उसका यूज यहाँ पे कैसे करोगे। ठीक है, कैसे याद रखो, क्वेश्चन को कैसे याद रखोगे आप। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई। पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात अगर हम करेंगे तो ये हमारा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। देखिए शब्द तो होगा नहीं, शब्द से शब्द तो केवल शब्द है, व्यंजन होगा नहीं, स्वर होगा नहीं। इकाई की बात करेंगे, इकाई की बात करेंगे तो हमारे वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब बात कर रहे हैं कि वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब भी मूल व्यंजनों की बात करेगा, किसकी बात करेगा, मूल व्यंजनों की बात करेगा, तो हमेशा 33 याद रखना। ठीक है, अगर मूल व्यंजनों की बात कर रहा है तो अगर वो बात करेगा आपसे कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो आगे हम आपको डिस्कस करेंगे भी, अगला क्वेश्चन आगे आएगा क्वेश्चन आपका, लेकिन उसको बताएंगे भी कहाँ कहाँ से 52 आ रहा है, कहाँ कहाँ से 33 आ रहा है। ठीक है, तो जो हम अगर शब्दों की वर्णों की बात करेंगे, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या की बात करेंगे, मूलतः मूल व्यंजनों की संख्या की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं। याद दिला दें आपको कि सबसे पहले बोलने का जो उच्चारण स्थान होता है हमारा, क्या होता है, कंठ होता है। कंठ के बाद क्या आता है हमारा, तालव्य आता है या तालु जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या आता है, मूर्धा आता है, मूर्धन्य बोलते हैं जिसको, या मूर्धा बोलते हैं। उसके बाद दंत आता है, उसके बाद ओष्ठ आता है। हमने आपको याद कराया था कचट तप, वहां से याद कराया था हमने, कहा सीक्वेंस आप याद रखिएगा। अब देखिए स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। बताइए, कंठ आ गया, तालव्य आ गया, फिर मूर्धा आएगा। ठीक, तीसरे नंबर पे आ रहा है। अब उसके बाद वहां से याद करिए क च ट। अब देखिए ट वाली लाइन कोई है यहाँ पे, ज झ ट में तो आता नहीं, प फ ट में आता नहीं, देखिए ड ढ ये ट में आता है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नासिक के व्यंजन में से कौन सा व्यंजन है। ठीक है, नासिक व्यंजन कौन कौन से व्यंजन हैं। अब नासिक का मतलब क्या होता है पता है आपको, नासिक हमने पढ़ा था वहाँ पे, नासिक व्यंजन तो उसको बोलते हैं जो उसका उच्चारण हम लोग नाक से करते हैं। ठीक है, याद करिए जब हम स्पर्श व्यंजन की बात किए थे हम लोग, तो स्पर्श व्यंजन में जो आखिरी के 5 राइट साइड के थे, आखिरी के 5 जो थे वो किस में आते थे, हमारे पंचमाक्षर में आते थे, या तो अनुनासिक या तो नासिक में आते थे। तो नासिक की बात करेंगे, देखिए तो आखिरी में क्या आएगा, देखिए ये ईय आपका आखिरी वर्ण है। ईय कहाँ का है आपका, आखिरी वर्ण है, तो ईय हमारा क्या हो जाए, ईय बोल के देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे नाक से इसका उच्चारण हम लोग कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, नाक से कर रहे हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं स स ह, कौन से व्यंजन हैं। याद करिए आपको हमने पढ़ाया था स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के बाद क्या पढ़ा था हमने, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के बाद क्या पढ़ा था हमने आपको, ऊष्मीय व्यंजन या तो संघर्षीय व्यंजन। ठीक, याद आया आपको, नहीं याद आ रहा है तो आप जाके पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए स ह कौन से व्यंजन है, तो बताइए क्या क्या जाएगा। अब देखिए या तो अगर कहीं पे आप तो ये प्रकंपित होता नहीं है, स्पर्शी होगा नहीं। अब देखिए संघर्षी आ गया, क्या आ गया, संघर्षी। और याद करिए इसी को हम लोग ऊष्मीय व्यंजन भी बोलते हैं। तो देखिए क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। बताइए कोई डाउट यहाँ तक। तो अगर कोई भी डाउट तब भी आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, हमको बता सकते हैं, उसका पूरा बताया जाएगा आपको। ठीक है, अब ये देखिए छठा क्वेश्चन जो हमारा है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या क्या है। अभी अपना क्वेश्चन क्या था आपका, वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। ध्यान रखना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कन्फ्यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज करेंगे। आपको ऑप्शन में 33 भी मिल सकता है, 52 मिल सकता है, लेकिन आपको याद रखना है अगर मूल व्यंजनों की बात करेगा तो कितनी होंगे, 33 होंगे। अगर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या बात करेगा, हिंदी की बात कर रहा है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो हम बताते हैं आपको। देखिए आपके 11 स्वर हो गए, बताइए 11 स्वर हो गए आपके। अब जो 25 आता है वो क्या है आपका, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी हो गए। अब 4 हमने आपको बताए थे अंतस्थ व्यंजन, क्या बताए थे, अंतस्थ व्यंजन बताए थे आपको। ठीक, अब 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, उसके बाद 4 संघर्षीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन। ठीक है,
बताइए। उसके बाद क्या होगा, क्या बताया था हमने, संयुक्त व्यंजन। अब देखिए हिंदी की वर्णमाला की बात करा तो संयुक्त व्यंजन मिलेंगे, यहाँ पे हम लोग संयुक्त व्यंजन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी व्यंजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए अब ये हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन, ठीक, संयुक्त व्यंजन। अब बचे क्या आपके, बताओ। अब हमारे दो बचे क्या, अयो गवाह। याद करिए किस में आते थे हमारे, अयो गवाह में आते थे, जो हम स्वर से हटा के लाए थे कहाँ, अयो गवाह में, ठीक। दो आपके ये हो गए अयो गवाह, ठीक। अब याद रखना दोस्तों, कुछ और बच रहा है। हमने पढ़ाया था आपको, याद रखिए, हमने क्या पढ़ाया था आपको, याद रखिए, दो हमने व्यंजन पढ़ाए थे आपको गौण व्यंजन। एक ये पढ़ा था हमने और एक ये बिंदी, जो नीचे बिंदी आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग किस में लेते हैं, गौण व्यंजन। अच्छा, गौण व्यंजन को हम लोग और क्या बोलते थे बताइए, उत्क्षिप्त व्यंजन। याद आएगा आपको, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन किसमें बात करते थे हम लोग, उत्क्षिप्त व्यंजन में, ठीक है। चलिए अब हम ले लेते हैं यहाँ पे दो उत्क्षिप्त व्यंजन, किसमें, उत्क्षिप्त व्यंजन। चलिए ठीक। अब देखिए आप इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएंगे ये, देखिए 5 और 1 6, 4 10, 4 14, 4 18, 18 2 20, 2 22, ठीक। 2 1 3 2 5, वर्णों की कितनी आ गई संख्या, 5, ठीक है। संख्या कितनी आ गई, 52। अब अगर हिंदी वर्णमाला में, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या बात करेंगे हम लोग, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या बात करेंगे, कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। अब 52 कहाँ से आए हैं आप ये देखिए, 52 कहाँ से आए हैं, आपके ये सामने है, ठीक। अगर नहीं आता तब भी आप अच्छे से याद करो, इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब संख्या कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन से अयो गवाह है, अभी जस्ट पहले बात किया हमने अयो गवाह के, कौन कौन से हैं अयो गवाह, बताइए। हाँ, अयो गवाह जो होते हैं, देखिए इधर देखिए, ये 2 होते हैं, ठीक, 2 होते हैं। अब बताइए अयो गवाह में, अब देखिए विसर्ग आ गया हमारा। देखिए ये विसर्ग की बात की थी हमने कि ये क्या है, विसर्ग है। संधि में भी बात करेंगे इसको हम, इसको अधिकतर संस्कृत में यूज करते हैं, संधि में भी हम यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो ये इसको हम विसर्ग बोलते हैं। देखो विसर्ग आ गया, अब भैया अयो गवाह है तभी तो विसर्ग आया हमारा, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका, विसर्ग हो गया। महाप्राण होगा नहीं, संयुक्त व्यंजन होगा नहीं, ऋणाब्दीज में से, तो ये विसर्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ तक। अब देखिए तालव्य व्यंजन क्या है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तालव्य व्यंजन क्या है, याद करो। तालव्य व्यंजन आपको याद रखना है केवल कचट तप, अब यहां से याद करना कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो अब तालव्य कहां पर आ रहा है बताइए, कंठ, फिर तालव्य आ रहा है, उधर से क च। अब देखिए च की लाइन ढूंढना हमको। अब च की लाइन कहां पे है बताइए, च छ ज झ, देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका, क च छ, बताइए हो गया। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्चारण के आधार पर अ है, बताइए अ, बोल के देखिए अ कहाँ से आ रहा है, लग रहा है कि आपके कंठ से आवाज आ रही है, तो क्या हो जाएगा ये, बताइए। अ कहाँ से हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा, ठीक। अ आ हमने बताया था आपको, जब उच्चारण स्थान बताया था हमने, तो स्वरों के उच्चारण स्थान में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो अ हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। ये संयुक्त है दोस्तों, जल्दबाजी में हो गया ये संयुक्त, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका ये है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। याद करिए, य र ल व हमने पढ़ाया था आपको, य र ल व। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये कौन से व्यंजन है, बताइए। सबसे पहले ये बताइए कि ये कौन से व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन के बाद हमने यही पढ़ा था आपको, तो ये किस व्यंजन में आ जाएंगे, बताइए। य र ल व स्पर्श व्यंजन होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, क से म तक कितने होते हैं, 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होंगे क्या, बिल्कुल होंगे अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो उस व्यंजन में क्या क्या आ जाता है, श स स ह, जहां से उष्मा निकलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, य र ल व में क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। यहीं पे आपको याद रखना है कि ल क्या है आपका, हमने क्या बताया था, ल को बोलते समय जीभ के दोनों तरफ से वायु प्राण, वायु के माध्यम से प्रेशर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, वो ल बोलिए ल। तो ल क्या हो जाएगा आपका, बताइए, पढ़ाया था, याद है आपको। ल हो जाएगा आपका पार्श्विक, क्या हो जाएगा, पार्श्विक, ठीक। और र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लुंठित, क्या हो जाएगा, लुंठित, ठीक। ये अभी आगे पढ़ाएंगे आपको, बताएंगे आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए ये हटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
पढ़िए अगला क्वेश्चन, बताइए, आंसर टिक करिए, हम बता रहे हैं आपको। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में भी जस्ट ऊपर बताया हमने आपको, ऊष्म व्यंजन जिसको बोलते समय आपको लगे कि ऊष्मा निकल रही है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग संघर्षी भी बोलते हैं, ठीक है, हमने आपको नाम बताया था ऊष्म व्यंजन या तो संघर्षी व्यंजन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो ऊष्म व्यंजन जैसे ही नाम यहाँ पे आए ऊष्म व्यंजन का, तो उस व्यंजन में नाम अगर आपका आ जाए, उस व्यंजन की बात करें तो सबसे पहले इसका दूसरा नाम आपको याद होना चाहिए। दूसरा नाम क्या है इसका, उस व्यंजन का, संघर्षी व्यंजन। तो क्या हो जाएंगे आपके, बताइए, देखिए, स उस व्यंजन बोलते समय उसमें निकल रही, ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। अब बात आती है महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्गों में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्गों में किससे संबंधित हैं? अब देखिए, महाप्राण हमने क्या बताया था आपको कल, याद करिए, अघोष बताया था, अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। अब यार ये सीक्वेंस आपको याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है आपको, ये सीक्वेंस आपको याद रखना। हमने बताया था कि अ पहले आता है, इसलिए अ को हमने पहले लिखा, स बाद में आता है, स बाद में लिखेंगे। अगर आपने ये सीक्वेंस याद कर लिया तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एकदम सरल लगेगा आपको, एकदम हलवा लगेगा ये पढ़ने में आपको। देखिए, अघोष में नंबरिंग हमने क्या बताया था आपको, 1 2 3 4 5, याद करिए, अगर नहीं याद आ रहा है तो आप लेक्चर जाके देख लीजिए पिछला वाला। अल्पप्राण में हमने क्या बताया था, इवन ऑड करके बताया था हमने आपको, 1 3 और 5, ये क्या हो जाएंगे, बचा क्या आपका, इवन सम संख्या 2 4, 1 3 5 हो गए, बचा क्या 4। अब देखिए, आप याद करिए कि हमने जब स्पर्श व्यंजन बताया था आपको तो हमने नंबरिंग की थी, क वर्ग, च वर्ग, क च ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है, हमने नंबरिंग की थी 1 2 3 4। अगर वहां से आप देखोगे तो 1 और 2 नंबर पे जो है, जो क ख आता था, क वर्ग से क ख, ठीक है, क वर्ग, क च वर्ग से च छ, तो कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर 2 नंबर पे आते थे लोग। तो किस पे हो जाएगा ये, यहाँ पे अघोष की बात करेंगे, किस पे बात करेंगे हम लोग, अघोष की। अगर 3 4 5 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्गों में, वर्ग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वर्ग की बात कर रहा है। तो महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्गों में किससे संबंधित है? अब देखिए महाप्राण किससे संबंधित, देखिए नंबरिंग अगर आपको याद है तो सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, सीक्वेंस याद करना है, अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। उसके बाद आपको याद रखना है नंबरिंग क्या है इसकी, 1 2 3 4 5, 1 3 5 2 4, ठीक है, इवन आउट, ज्यादा नंबर है ज्यादा संख्या जाएगी। यहां से आपको क्या करना है, देखिए महाप्राण में कौन कौन सा आ रहा है, दूसरा और चौथा। अब देखिए ऑप्शन में कहीं आपको दूसरा चौथा मिल रहा है, ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बताइए कोई डाउट हो यहाँ तक तो? अब यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर यहाँ पे अघोष की बात करता है, किसकी बात करता है, अघोष की, तब भी हम कर लेते, सघोष की तब भी कर लेते, अल्पप्राण की तब भी, महाप्राण की तब भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए, करिए खुद से, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, पढ़िए और खुद से करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब बताइए कि निम्न में से अर्धस्वर क्या कहलाते हैं? याद करिए जो हम 4 बताए थे आपको, य र ल व। सबसे पहले आप ये बताइए कि य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है, बताइए। पहला नंबर पे क्या आता था, स्पर्श व्यंजन, दूसरे नंबर पे अंतस्थ व्यंजन। तो किसमें आ जाएगा ये, अंतस्थ व्यंजन में आ जाएगा, किसमें, अंतस्थ व्यंजन में आ जाएगा, किसमें, अंतस्थ व्यंजन में। अब हमने आपको बताया था निम्न में से अर्धस्वर कहलाते हैं। हमने ये आखिरी का पहला और आखिरी य और व हमने क्या बताया था आपको, किसमें आते हैं, ये अर्धस्वर की अगर बात करेगा, किसकी, अर्धस्वर की बात करेगा तो ये अर्धस्वर हो जाएंगे। र की बात करेगा तो हमने कहा र र र, मतलब आपकी जीभ देखिए लटपटा रही बोलते समय, र, तो र क्या हो जाएगा आपका, लुंठित हो जाएगा, ठीक है। ल क्या हो जाएगा आपका, पार्श्विक, देखिए ल बोलते समय। चलिए देखिए, अब य र ल व किसमें आएंगे, अंतस्थ व्यंजन में। अब याद रखना आप, य और व की अगर बात करेंगे, ये य और व की बात करेंगे किसमें आ जाएगा, ये हमारा अर्ध स्वर में, किसमें, अर्ध स्वर में। और र की बात हम कर चुके हैं, र किसमें आएगा, बताइए, र को बोलते समय आपकी जीभ देखिए लुंठित हो रही है, तो र किसमें आ जाएगा, लुंठित में आ जाएगा, ठीक है, लटपटा रही है जीभ आपकी, लुंठित में आ जाएगा। ल क्या होता है, ल का उच्चारण करते समय देखिए क्या हो रहा है, वायु प्राण बाहर आ रहे हैं जीभ से, ठीक है। तो ल पार्श्विक, जिसको हम लोग लता मंगेशकर भी होती हैं, पार्श्व गायिका होती हैं, मतलब बैक सिंगर होती हैं वो लोग, ठीक है। स्टेज के बैक के जो बैक सिंगर होती हैं, जो प्लेबैक सिंगर होती हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस कोई और करता है लेकिन गाता कोई और है। तो यही ल का रोल यहाँ पे यही है, इसलिए इसका नाम पड़ा है पार्श्विक, ठीक है। अब बात करते हैं, अब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, देखिए य म र ल, बताइए देखिए क्या हो जाएगा।
अब यह दिख रहा है केवल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। बताइए कोई डाउट हो यहाँ तक? तो इससे आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, करते जाइए। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं हमको कि सर ये क्वेश्चन इस टाइप से क्या होगा। ठीक है, पूरा बताया जाएगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न मतलब क्या होता है? कोशिश करना। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियां हैं? देखिए ल की बात आ गई, किसकी? अभी हमने ऊपर क्या था आपको, ल किस प्रकार की ध्वनियां है। क्वेश्चन से सब ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये आए हुए क्वेश्चन है। तो प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियां हैं, तो किसमें आ जाएगी बताइए? पार्श्विक ऑप्शन में है आपके, उच्छिप्त है, प्रकंपित है, संघर्षशील है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ल। बताइए, अभी जस्ट बताया हम लोग, पार्श्विक हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। पढ़िए क्वेश्चन, करिए अगला क्वेश्चन पढ़िए खुद से और करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको कौन सा शब्द अमात्रिक है। अब देखिए अमात्रिक होता क्या है? अमात्रिक मतलब जिसमें कोई मात्रा न हो, सिंपल परिभाषा, लेकिन पेपर में आपसे पूछ के वो आपको कंफ्यूज कर देगा। अब अगर आपने अमात्रिक के बारे में पढ़ा नहीं है तो आप सोचोगे यार अमात्रिक है क्या, तो आप उसमें दिमाग लगाओगे यार अमात्रिक है क्या? जिसमें कोई मात्रा ना हो, केवल वर्ण हो, मात्राओं की संख्या, उसमें मात्रा कोई लगी ना हो, तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें दिख रहा है कोई आपको? करवल। क्या है ये? करवल। कोई मात्रा नहीं है तो करवल हो जाएगा। अमात्रिक समझाने का मतलब हमारा केवल यही था जिसमें कोई मात्रा न हो। अब देखिए छ, क्या है? छ, छतरी वाला छ, वर्ण किस योग से बना है? अच्छा बताइए, जो होता था ये छ, त्र, छत्र, ज्ञ और श्रमिक वाला श्र। ठीक, ये कौन से व्यंजन होते हैं? हमने आपको बताया था कौन से व्यंजन होते हैं, बताइए। ये व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन। बताया था हमने आपको कि ये किसी न किसी व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, तो किसमें आ जाएगा? ये संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा। अब देखिए छ किससे किससे मिलकर बना होता है बताइए? क प्लस स से। त्र किससे मिलकर बना होता है? त प्लस र से। ज्ञ किससे मिलकर बना होता है बताइए? ज प्लस इ से। श्र किससे मिलकर बना होता है बताइए? स प्लस र से। हमने बताया था आपको ये इन वर्णों से मिलकर बना होता है। अब देखिए छ पूछ रहा है कि छ वर्ण किस योग से बना है? योग मतलब किससे मिलकर बना है, तो किससे मिलकर बना है बताइए? क और स। क और स ऑप्शन में हो जाएगा। बताइए कोई डाउट हो तो? देखिए ये हमने बताया था, सबसे पहले आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता नाम पूछ लेगा आपको, ये किस कौन से व्यंजन में है, या तो दे देगा ऑप्शन आपको संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, आपसे इसमें एक ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग हिंदी शब्दकोश में अ और अह किस वर्ण के साथ हैं? सबसे पहले आप ये बताओ हमको कि अ और अह है क्या? भैया अयोगवा है। क्या है? अयोगवा। बताइए, इतना तो क्लियर है। अब क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ क्या रहा है कि हिंदी शब्दकोश में अ और अह किस वर्ण के साथ आते हैं? वर्ण पूछ रहा है, तो देखिए आपको कंफ्यूज कर देगा ऑप्शन। देखिए अ के साथ आ रहा है, अ और अह किसके साथ आ रहा है? अ के साथ। ऑप्शन में आपको अह दे देगा और अह दे देगा। लड़के अक्सर लड़के ये मारते हैं तो ये मारते हैं, लेकिन आंसर आपका क्या सही होगा? ये सही होगा। देखने में आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपका जो आंसर सही होगा ये अ। शब्दों पे जाइए, हिंदी शब्दकोश में अ और अह किस वर्ण के साथ आते हैं? तो किस वर्ण के साथ आते हैं? अ के, सिंपल अ के साथ आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं? महाप्राण की हमने बात की थी, देखिए महाप्राण की बात की थी। अभी तो वहाँ पे संख्याओं की बात हो गई थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब यहाँ पर निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ठीक है, अब देखिए क्या क्या होते क्या क्या है हमारे, हमने आपको बताया था सघोष, अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन से आते थे बताइए? अल्प प्राण की अगर हम बात करें, देखिए अल्पप्राण पूछ रहा है आपसे, वहाँ से क्या पूछ रहा है? महाप्राण पूछ रहा है। महाप्राण में आता था क्या? अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण में जो आता था 1, 3, 5 इवन नंबर आता था, 1, 3, 5। महाप्राण में क्या बचा? 2 और 4। अब देखिए, अब आपको 2, 4 नंबरिंग आपको अगर याद रहेगा, स्पर्श व्यंजन में आप जाइए और वहां पे देखिए कि महाप्राण में जो 2 और 4 पे आते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए महाप्राण में कौन कौन से होते हैं? त, थ। दूसरा नंबर पे आता, देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे है आपके पास, देखिए है, एक तो है त, थ, ये आंसर हो जाएगा। क किस नंबर पे आता है? पहले नंबर पे, तो क्या हो जाएगा? ये अल्पप्राण हो जाएगा। वह किस नंबर पे आता है? प, फ। ठीक है, वह किस नंबर पे आएगा? यह, वह तो बाहर हो गया एकदम, अंतस्थ व्यंजन में चला गया, तो अलग हो गया। ठीक, अब च क्या है आपका यहाँ पे? च 1 नंबर पे आता है, 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका? अल्पप्राण हो जाएगा। तो महाप्राण की अगर बात करेगा तो किसमें आएंगे हम लोग? थ में आएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घ का उच्चारण स्थान है, ठीक है, बताइए। घ का उच्चारण स्थान है, ठीक है, हमने उच्चारण स्थान आपको क्या बताया था? कंठ, ताल, मूर्धन्य या मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ। अब देखिए कचट तप, अब किस वर्ण में, किस वर्ग में आता है? ये क वर्ग में आता है। तो क वर्ग कौन कौन सा हो जाएगा आपका बताइए? कचट तप क वर्ग में आ गया। अब सबसे पहले आता क्या है आपका? कंठ, तो याद रखिए किस में आएगा? ये
कंठ में, सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, आइए देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, ठीक है। अब बताइए अंतस्थ ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं, बताइए। आपको याद होगा, याद कर लीजिए, य, र, ल, व, कौन सी ध्वनियां ये अंतस्थ ध्वनियां। अब पूछ क्या रहा आपसे, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। याद रखिए, कितनी बार हम बता चुके हैं आपको वीडियो में, आपको याद हो गया होगा यहीं से चीजें। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ठीक। अंतस्थ ध्वनियां आ गई, बताइए इसमें से कुछ मिल रहा है आपको। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी ध्वनियां अंतस्थ नहीं है, तो जो इनमें से नहीं होगा वही अंतस्थ नहीं होगा। देखिए, व भी है, र भी है, ल भी है, ब आपका अंतस्थ ध्वनि नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगली तरफ चलते हैं। किस ध्वनियों का अनुस्वार कहा जाता है, किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, आपको हमने बताया था अ और अह, ठीक है, अ और अह। तो हमने अ को क्या बताया था, ये कौन से उच्चारण स्थान क्या है इनका, ये किस श्रेणी में आते हैं, अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। अह क्या हो जाएगा आपका अनुस्वार, देखिए वीडियो में बताया था हमने। और ये अह क्या हो जाएगा, विसर्ग, ठीक। याद रखना है, कभी कभी अकेले पूछ लेता है ये, तो किस में आ जाएगा ये, किस ध्वनि में अनुस्वार कहा जाता है, बताइए। बी को, अह को, ठीक है, वहां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगली तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या था आपका, हिंदी की श ध्वनि है। अब देखिए यहां से एक चीज आप ये देखिए, य, र, ल, व, ठीक, ये अंतस्थ होता है और ये उसमें व्यंजन होता है, ठीक है, संघर्षी व्यंजन होता है। अब इसमें अगर हम उच्चारण का आपको स्थान बताएं तो य, र, ल, व, य पढ़ के देखिए कहां से आ रहा है ये, य कंठ के थोड़ा सा ऊपर, मतलब तालु से। र का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, ल का क्या है, दंत, और व का क्या है, दंतोष्ठ। कभी कभी क्वेश्चन आपसे केवल यही पूछ लेगा कि दंत व क्या है, ऑप्शन देगा आपको दंत्योष्ठ, मूर्धा, ठीक है, तालु, कंठ, तो क्या हो जाएगा आपका वह दंत्योष्ठ में आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा यहां से। अब देखिए तालु, य के नीचे स, ये भी तालु हो जाएगा। र के नीचे स, ये भी मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दंत, ये भी दंत में हो जाएगा। लेकिन जो आखिरी का आपका ह है, ह पढ़ के देखिए किसमें आएगा, ये कंठ में आएगा, किसमें आएगा, कंठ में आएगा। ह का उच्चारण स्थान अगर पूछेगा आपसे तो कंठ में आएगा, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहा है आपसे कि हिंदी की श ध्वनियां हैं। अब देखिए स किसमें आ जाएगा आपका, बताइए, तालब या तालु में, ठीक। बताओ कोई डाउट हो यहां तक तो, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित व्यंजन हैं। अब देखिए द्वित व्यंजन होते क्या, हमने बताया था आपसे कि जो क्वेश्चन आपको, जो चैप्टर आपको जो वहां नहीं मिल पाएगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब द्वितीय व्यंजन का मतलब क्या होता है, द्वित व्यंजन का मतलब क्या होता है कि एक वर्ण आधा और उसके ऊपर पूरा, मतलब पूरे वर्ण के ऊपर आधा वर्ण चढ़ जाना, जैसे दिल्ली, बिल्ली, ठीक है, और तमाम शब्द हो जाएंगे, ठीक है। जो आएंगे आपके, जो वर्ण हो वही वर्ण हो, उसका आधा वर्ण लगा हो। देखिए पुनः तो होगा नहीं, प्रयागराज तो होगा नहीं, उत्साह नहीं होगा, क्योंकि देखिए आधा वर्ण तो है ये, लेकिन ये फिर ये पूरा वर्ण इतना ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दिल्ली में ये पूरा क्या है, ल है, और आधा ल है, ठीक। तो दिल्ली क्या हो जाएगा, देखिए दिल्ली, ये आधा ल, उसके ऊपर ल आ जाएगा, तो किसमें आता है वो, द्वित व्यंजन में, ठीक है। किसमें आएगा, द्वित व्यंजन में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घर्षण से उच्चारण व्यंजन है, ठीक है। किसे, घर्षण, घर्षण मतलब क्या होता है, घर्षण करने से क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होती है, क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होती है। आपको उष्मा उत्पन्न होती है, तो क्या हो जाएगा, ये उष्मा होगा। अगर यहाँ पे उष्मा व्यंजन कोई दिया होता है तो आंसर हमारा वो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा, घर्षण से उच्चारण व्यंजन है, क्या है आपका, घर्षण करने से क्या निकल रहा है, उष्मा निकल रही है, तो उष्मा हो जाएगा आपका, ठीक है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चनों को रिलेट करके आपको याद रखना है। अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, देखिए वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर। तो याद, अनुनासिक क्या हो जाएगा आपका, याद रखिए जब स्पर्श व्यंजन हमने आपको पढ़ाया था तो आखिरी के हमने अनुनासिक व्यंजन पढ़ाया था, उसके नाम कितने बताए थे, या तो अनुनासिक, या तो नासिक, या तो पंचमाक्षर, या पंचम वर्ण भी बोलते थे कहीं कहीं। तो आपको याद रखना कि वर्ग के पंचमाक्षर, ठीक है, वीडियो में आके देख सकते हैं आप। तो ये था आपका वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन छूटेगा बीच बीच उसको हम लेते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं हमको। अगर ये वीडियो आपको देखने में अच्छी लग रही हो, मज़ा आ रहा हो आपको, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।